प्रिंसिपल बनने के बाद में अगर आपका मटका अलग से रखा जा रहा हो, आपको पानी नहीं पीने जा रहा हो, आपको घोड़ी चढ़ने की इजाज़त ना हो, तो आप सोच लो कि किस तरफ बढ़ रहा है हमारा देश। और ये रियलिटी है, और ये उनके मुंह पे तमाचा है जो बोलते हैं कि भेदभाव नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और प्रिंसिपल को तक आपने नहीं छोड़ा, तो फिर छोटे लोगों, जो गाँव दराज के लोग हैं, तो उनसे तो आप कोई उम्मीद नहीं। बाबा साहब ने इतनी सारी कुर्बानियाँ दी। मैं आपको एक बात बताऊँ, जो बहुजन होते हैं ना, जो हमारे बहुजन है 85%, ये सारे लोग लड़ाई लड़ने वाले नहीं हैं। मैंने हमेशा बोला है, बहुजन होने में और अम्बेडकरवादी होने में, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। बहुजन 85% 90% है, रियलिटी है, क्योंकि हम लोग ओबीसी को भी बहुजन वाला कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया ना। हाँ, नहीं है ना, तो लड़ कौन रहा है? अम्बेडकरवादी लड़ रहा है, जिसने पढ़ा है, जिसने डॉक्टर अम्बेडकर के कुर्बानियों को देखा है, जिसको पता है कि हाँ इन्होंने इतनी कुर्बानी दी है। तभी तो देखो जो केस आया है, गुजरात का केस है, लड़ कौन रहा है? अम्बेडकरवादी लोग ही लड़ रहे हैं उसको, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। वरना जिसके साथ हुआ है वो भी कुछ नहीं बोलने वाला होता, प्रिंसिपल वो तो चुप ही था ना। पर उसको खोज के लाया गया, उतारा गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, तो कौन कर रहा है? अम्बेडकरवादी कर रहा है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, पहली बात तो एक बात बताओ, घोड़ी चढ़ने में दिक्कत क्या है? आपको क्या दिक्कत हो रही है? घोड़े चढ़ने में दिक्कत क्या है भाई? हम तो घोड़ी के ऊपर बैठ रहे हैं, तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? संविधान ने आपको अधिकार दे दिया घोड़ी पर बैठने, लेकिन जो सामाजिक रीति रिवाज है वो कहाँ अधिकार देता है आपको घोड़ी पर? यही इसी चीज, देखो ये देश संविधान से चल रहा है, ठीक है, ये देश किसी धर्म से नहीं चल रहा है, किसी के जागीर नहीं है ये जो तुमने अपने मंत्री से बोल दिया कि हमारे धर्म के हिसाब से चलेगा। भाई कल को मुस्लिम भी बोलेंगे हमारे हिसाब से चलेगा, कोई भी आके कोई भी बोल देगा कि हमारे धर्म के हिसाब से देश चलने वाला है। नहीं ना, संविधान के हिसाब से चलने वाला है। तो पुलिस लाओ वो भी संविधान के हिसाब से, वरना खुद तलवार लेके खड़े हो जाना चाहिए था। नहीं कर सकते ना, क्योंकि तुमको पता है तुम बाउंड हो। तो जब तुम बाउंड हो तो हम भी बाउंड है, हमारे पास भी राइट है। हम दलित पैदा होना क्या अपराध है इस देश में? बिल्कुल अपराध है। मैं आपको बताऊं, ये जितने भी लोग बोलते हैं ना कि नहीं अब तो सब इक्वलिटी, अब तो नहीं, हम भी पढ़े लिखे, हम लोगों को भी एक बार सोचना पड़ता है। जब आप सोसाइटी में निकलो, मेरे घर में कभी मुझे ये नहीं बताया गया था कि तुम इतनी इन्फीरियर हो, तुम्हारे से कोई सुपीरियर है। जब आप सोशल क्लास में निकलो ना, जब आप जातिगत भेदभाव झेलते हो रियलिटी में, ये बोल के नहीं कि तुम्हारे सामने तुमसे अत्याचार किया जाएगा। जब ये बोल के अरे तुम तो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हो, अरे तुम तो नीची जाति से आते हो, अरे तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हमसे तो नीचे ही रहोगे। ये जब कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, तब हम लोगों को सोचने में मजबूर होना पड़ता है कि क्या दलित में पैदा होना इतनी बुरी बात है। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं डॉक्टर अम्बेडकर को, जब डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी पढ़ते हैं, उसके बाद पता चलता है कि उन्होंने कितने संघर्षों के साथ में हमको ये चीज़ दिलवाई है, तब हमको गर्व होता है कि हाँ हम लोग ऐसी कम्युनिटी से पैदा हुए। तो आपको नहीं लिखते कि अब जीत होने लगी आप लोग, अब संविधान पे चर्चा होती है, दलित मुद्दों पे चर्चा होती है? बिल्कुल मैं तो बोल रही हूँ बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये बोल रही हूँ तीसरी बार अभी बने हैं ना, मैं तो बोल रही हूँ चौथी बार ही बन जाए पीएम मोदी जी, बन जाए। मैं तो बोल रही हूँ, क्योंकि पहली बार दलितों पे हुआ अत्याचार, दूसरी बार धीरे धीरे लपेटे में मुस्लिम आए, अब धीरे धीरे मार्जिनलाइज कम्युनिटी आ गई, अब ओबीसी भी आ जाएगा थोड़े। जब सबको लात पड़ जाएगी, उसके बाद सबको पता चल जाएगा, और जब सबको पता चल जाएगा कि भाई नहीं, देश धर्म से नहीं चल सकता, देश संविधान से चलेगा। ये क्योंकि सबको, जितने भी लोग अभी बोल रहे हैं, सबको लात पड़ी है, इसलिए बोल रहे हैं। धर्म से देश को चलाने के पीछे क्या मंशा है इन लोगों की? क्योंकि उनको देखो, धर्म की वजह से ना कोई पर्टिकुलर लोग, कम्युनिटी के लोग सुपीरियर हो जाते हैं, कुछ लोगों के पास में पावर आ जाती है। और इसमें भी मैं एक बात बता दूं, जितने 15% अपने आप को समझ रहे हैं कि हम 15% ब्राह्मण हैं, हम लोग रूल करने वाले, तुम भी रूल नहीं करने वाले हो। इकोनॉमिकली 3% लोगों के पास ही रहने वाला है सब कुछ, तुम कुछ नहीं होने वाले, क्योंकि उसमें वैश्य भी आते हैं, उसमें क्षत्रिय भी आते हैं, ठीक है, उसमें और भी क्लासेस आती हैं। तो जो बच्चे चित्पावन ब्राह्मण तो रूल करेंगे ही करेंगे, बाकी जिनके पास इकोनॉमिक कैपिटल है वो रूल करने वाले हैं, बाकी जितने भी बच्चे हैं सब लोग, तुम लोग इंफीरियर रहने वाले हो। और ये वक्त आएगा और जरूर आना चाहिए। मैं बोल, ये जो 131, 32 जितने भी हमारे सांसद हैं, उनको पता था ना कि जाके हम लोग चापलूसी करने वाले हैं। आप रिजर्वेशन दे दोगे तो ये चापलूसी करने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी कि हमको चापलूस लोग नहीं चाहिए वहाँ पे, हमको चमचे लोग नहीं चाहिए वहाँ पे, हमको ऐसे लोग चाहिए जो हम लोगों की बात करेंगे। इसलिए हम लोगों को 2 वोट का अधिकार दिया। लेकिन जो बहुजन पार्टियां, उनका भी तो जनाधार खत्म होता चला जा रहा है। हाँ, क्योंकि वो मुद्दे पे बात नहीं कर रही है ना। देखो, आप ये अपने सोच से निकाल दो कि हम लोग पावर में आएंगे तभी हम लोगों के साथ कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब आरपीआई बनाई थी, वो उसी में काम करते, उसी में बढ़ के फिर वो अपने सारे जितने भी हम लोगों को हक दिलवाए ना, वो तब दिलवाते। पर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि जरूरी नहीं है हम पावर में आना है, हमको हमारे हक
हक छीनने आने चाहिए। तो कांग्रेस में जाके उन्होंने हमारे लिए हक छीन के लाए ना, आज भी हम लोग उनकी बात करते हैं ना। तो भाई सरकार में कुछ भी हो, तुम छीन के लाओ ना यार हक, तुम ग्राउंड में आओ ना। तो क्या डर है बहुजन नेताओं में जो संघर्ष नहीं कर रहे हैं? ये डर बहुजन नेताओं में नहीं है। इनको पता है कि लोग कुछ नहीं करने वाले, इनको पता है कि दो दिन लोग सड़कों पे आते हैं, उसके बाद ये घर अपने बैठने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले। ये लोग वैसे लोग नहीं है, क्योंकि हमने जो मुहिम देखी है, बीएसपी के टाइम की मुहिम देखी है, लोग अपने घर छोड़ के आ जाते थे, साइकिलों में रेलियां करते थे, अपना जो पैसा है ना जो बचाते थे वो देते थे उसको, घर में बाद में देते थे। तो ये लोग अभी ऐसे नहीं है। लेकिन बसपा पर तो अब बड़े आरोप लगते हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है समाज के लिए। तो आप मूल्यांकन करो ना इस चीज़ का, क्यों बोल रहे हैं लोग आपको। देखो मैं किसी पे टका टिप्पणी करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जो बहन जी ने किया है वो बिल्कुल बहुत है और हम लोग उसको बोल भी नहीं सकते। पर दिक्कत ये है कि ऐसा नहीं है ना कि ये बात तो हर कोई कहता है कि जो बसपा ने किया उसे तो भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन अभी वर्तमान में बसपा क्या कर रही है इस पर विचार किया जाए। बिल्कुल, देखो मैं आपको बताऊँ, कबीर जी का एक दोहा था कि जितने आपको जितना कोई निंदा करता है ना आपकी, आप उसको अपने पास में रखो। जितना स्वीट बोलेगा आपसे उतना ही वो खतरनाक होता है। तो बसपा को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर आपके लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप ये नहीं कर रहे हो, तो सोचो कि कमी कहाँ पे हो रही है। सोचो कि आकाश आनंद जी को उतारने के बाद भी अगर आपका वोट परसेंट गिर रहा है, आप इलेक्शन में इतना वोट परसेंट गिर रहा है, तो क्यों गिर रहा है? इसका मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनको। या तो आपको इतना ही उतारना है, तो वो जो आप उनको फैसिलिटेट करते आ रहे हो पहले से कि वो बाहर जाके अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, उनको आप गाड़ी दे रहे हो, दिल्ली का जो ये आरोप लगता है कि बसपा के खिलाफ कुछ अपने ही लोग विरोध करते हैं, पढ़े लिखे, वो पार्टी को खत्म करने के पीछे हैं। अरे तो निकाल तो दिया सबको, और बचा कौन है? जितने भी साथी बीएसपी के जो काशीराम साहब के साथ में जुड़े थे, जितने भी कास्ट के लोगों को उन्होंने खड़ा किया था, लीडर्स को, सब तो छोड़ के जा रहे हैं पार्टी। बचा कौन है उनके पास में? तिवारी जी, मिश्रा जी। रणनीति में कमी हुई है बसपा से या क्या? दिक्कत ये है कि बसपा कुछ करना नहीं चाह रही है। क्यों नहीं करना चाह रही? क्योंकि उनको पता है कि देखो कहीं ना कोई कुछ ना कुछ ऐसी हड्डी है जो अटकी हुई है, जो नहीं निकाली जा रही है उनसे, इसलिए वो करना नहीं चाह रही है। मायावती जी कुछ बोल नहीं रही है, उनको भी लगा जितना हमको रूल करना था हमने कर लिया। और अभी भी ये बेवकूफ़ी है अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे लोग पार्टी में आके हम लोग सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं, बेवकूफ़ी है तुम्हारी। सड़कों पे निकलो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हाथ डाल के उनके मुंह से निवाला छीनो। तुम इतना हक तुम्हें दिया है संविधान ने, इतना हक बाबा साहब ने दिया। पर जो समाज में उदासीनता है, एक डरा हुआ समाज है, उसमें कैसे फिर दोबारा से जोश लाया जाए, इसके लिए क्या किया? जोश आएगा ना, मैं बता रही हूँ ना। एक तो पहली बात एजुकेशन, जो आपकी सरकार से हो नहीं रहा है, इस मुद्दे पे पहले बाहर आओ कि तुम्हारे बच्चे मुश्किल से निकलते हैं बाहर। ठीक है, मुश्किल से निकलने के बाद भी ड्रॉप आउट रेट 12% हो चुका है यूनिवर्सिटीज़ में। 12% दिल्ली यूनिवर्सिटी में SC/ST का 12% ड्रॉप आउट रेट हो चुका है, और वो गिरता जा रहा है अभी भी। तो तुम पढ़ाओ पहले अपने लोगों को, ये बात मुद्दों रखो। जिसको तुम वोट दे रहे हो कि हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे, तुम उसको स्कॉलरशिप दोगे कि नहीं दोगे? स्कॉलरशिप खत्म की जा रही हुई है अभी। तो ये सारी बातें हैं, जब तक तुम इस चीज़ के बारे में बोलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। एजुकेशन के नाम पे ये धप्पा है, कुछ नहीं है। इनके टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़, वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आती। तो आप एजुकेशन की तो बात छोड़ दो। डेवलपमेंट इनसे दूर से नहीं हो रहा है। सड़कें इनकी आप देख रहे हो वाटरफॉल बनी हुई है, ठीक है, यही चल रहा है। तो आप किस बेसिस पे करोगे? जो ये पुराने ज़माने से करते आ रहे हैं, जिसमें ये बहुत ज़्यादा माहिर है कि आप अनटचेबिलिटी करो, आप भेदभाव करो, इसी में ये कर सकते। वो लोग जो अपने एक पूंजी बचा के वहाँ पे आ रहे हैं, आस्था के नाम पे आपके ऊपर भरोसा करके आ रहे हैं कि आप अच्छे से वेल मैनेज तरीके से उसको चलाओगे, और वो सब छोड़ के वहाँ पे आग लगती है, इतने लोग मरते हैं, वो सब छोड़ के उसके ऊपर आपको जांच पड़ताल करवाना चाहिए। अमित शाह जी को वहाँ पे जांच पड़ताल करवाना चाहिए, पुलिस को लगवाना चाहिए कि भाई किसकी कमी हो गई। वो राजनीति की वजह से नहीं गया है ना, वो तो आस्था को लेकर गया है ना। तो वही तो आप अरे आस्था आपकी पर्सनल चीज़ है। मैं आपको कितनी बार बोल रही हूँ, आस्था देखो, आप सेक्युलर कंट्री में हो, सेक्युलर कंट्री में आप आज़ाद हो, बिल्कुल सही बात है, आपका फंडामेंटल राइट है, आप कुछ भी कर सकते हो। पर अगर आपका आस्था की बात है तो अपने पर्सनल लेवल पे जाके करो। इतनी सिक्योरिटी लेके जाना अमित शाह जी का, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का इतना सिक्योरिटी लेके जाना, या तो आप दिखा रहे हो कि मेरे पास पावर है, मैं होम मिनिस्टर हूँ इसलिए मैं आया हूँ, याद। और फिर अगर आप ही की आस्था है तो आपको सबको अलाउ करना चाहिए ना। क्यों पहली बार योगी की बदौलत इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है? अच्छा, इसके पहले नहीं हुआ था? इसके पहले नहीं हो रहा? भव्य स्वागत से नहीं हुआ था ना? अच्छा, तो स्वागत किसका कर रहे हो आप? मुस्लिमों की वहाँ एंट्री नहीं है, जा रहे हैं। एक बात बताओ, आप किसी को रोक सकते हो क्या कहीं जाने से? सेक्युलर कंट्री में, कितनी बार बोल रहे हो सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर कंट्री में आप जो किसी को मस्जिद, मैं अभी मस्जिद चली जाऊँ
मेरे को रोका जाएगा मस्जिद जाने से? नहीं रोका जाएगा ना। क्यों नहीं रोका जाएगा? क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है। पूरे देश में महाकुंभ का डंका बज रहा है। कुछ डंका नहीं बज रहा है। या तो ये महाकुंभ से अपना ये दिखाना चाह रहे हैं। सनातन की शुरुआत हो गई है। हाँ, सनातन है क्या? पहले मुझे तो ये बताओ। ये सनातन बहुत सनातन करते हैं। सनातन मतलब क्या होता है? सनातन मतलब होता है बहुत पुराना, जो चलता आ रहा हो। और इनका धर्म चलता आ रहा है। कब से चलता आ रहा है मुझे बताओ आप? इनका हर धर्म ग्रंथ 1 सेंचुरी के बाद से ही दिखता आ रहा है। तो ये सनातन जो टर्म है वो बुद्धिज्म में दिया गया टर्म है सर। ये सनातन हिंदुओं का टर्म नहीं है। सीधी सी बात ये है। और सनातन अगर आप बोल रहे हो तो ये बताओ कि आपका कौन सा काम या आपका कौन सा धर्म ऐसा है? ठीक है, महाकुंभ कर रहे हैं, ठीक है, आप वो भी ठीक है, सब करो। मैं तो बोल रही हूँ काम तो करो। काम तो तुम्हारा कुछ बोलता है नहीं। यहाँ पे इतने आप मैं अभी दुनिया से आ रहे हैं महाकुंभ में, बड़ा काम है ये वहाँ का देखिए आप कितनी तरह से प्रबंधन किया है। अच्छा मुझे बहुत महाकुंभ कर रहे हैं आप। मुझे एक बात बताइए, महाकुंभ का काम क्या है? किस लिए जाते हैं वहाँ पे? वहाँ पे अपना आस्था है, अपने पाप धोने के लिए, ऐसा कहा जाता है। तो वही या अब आए ना आप लाइन में, पाप धोने के लिए वहाँ पे जाया जाता है। तो मतलब आप गंगा में डुबकी लगा लोगे तो पाप धुल जाएंगे आपके, यही हुआ मतलब? आस्था है ऐसी। हाँ, तो यही मतलब है ना। ठीक है, मतलब हिंदू धार्मिक कार्य ना करें। अरे यार आप उसका बेसिस तो देखो ना। आप लॉजिकल रीजनिंग दो तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो सदियों से होता है महाकुंभ का स्नान तो। अरे यार फिर महाकुंभ का ठीक है, मैं गंगा में जाके महाकुंभ खत्म होने के बाद में गंगा में जाके नहा लेती हूँ। मेरे पाप धुल जाएंगे? धुल जाएंगे मेरे पाप? हाँ, किए होंगे तो धुल जाएंगे। वही मैं बोल रही हूँ। तो फिर आपको महाकुंभ की क्यों जरूरत है? किसी को भी अपना पाप धोना होगा तो गंगा में कभी भी जाके डुबकी लगा सकते हैं। समय निर्धारित किया गया, 144 साल बाद आया है। तो इनको कैसे पता होता है कि यही समय है, इसी समय में तुम्हारे ग्रह नक्षत्र सही होंगे, 12 साल के बाद में इसी समय में तुम डुबकी लगाओगे, इतने दिन डुबकी लगाओगे तो तुम्हारे पूरे सारे कर्मकांड धुल जाएंगे। अरे अमृत बट रहा है महाकुंभ में। अरे सर अमृत सारे जितने भी जेल में जितने भी लोग हैं ना जो ओवरफ्लो हो रहे हैं, सबको लेके जाओ कुंभ में, सबको डुबकी लगवाओ, सबको धुलवा दो। जिसने भी मर्डर किया हो, जिसने भी कुछ भी किया हो, सबको वहाँ पे डुबकी लगवाओ। लोग फेमस हो रहे हैं। मोनालिसा है, IT वाले बाबा हैं। अच्छा, मोनालिसा का कब एक में? हाँ, वो IT वाले बाबा को मैंने भी देखा था। कमाल की बात है, IIT में जाने के बाद इंसान पढ़ के लिख के इंजीनियरिंग करता है। वो बाबा मैंने सुना है वो ये बोल रहे हैं कि आप एक बार समझ लो, आ लो, उसके बाद आपको विश्वास ना करना उनकी बात है। तो ठीक है, हम भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं आज जाके डुबकी लगा लेती हूँ। आप मुझे बताओ, अगर कल को मैं कोई क्राइम करती हूँ, मैंने अभी तक कोई, चलो ठीक है, अभी मैं अभी आपका मर्डर करके चली जाती हूँ, वहाँ पे डुबकी लगा लेती हूँ, क्या पुलिस वाले आके मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे? मुझे बता दो। आप पढ़े लिखे हैं, बाबा भी पढ़े लिखे हैं, वो समझिए। अच्छा, पढ़े लिखे लोग ज्यादा समझ सकते हैं। अच्छा, मतलब जो अनपढ़ गवार है वही जाते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं जाते हैं? वो लोगों को शिक्षित करने गए हैं ना, समझाने। क्या शिक्षित करोगे आप? किस चीज के बारे में शिक्षित करोगे? सनातन का मतलब क्या होता है, हिंदू का मतलब क्या है? इनके जितने भी धर्म है हमारे, बहुत ज्ञान देते हैं। तो क्या ज्ञान देता है मुझे बताओ? कोविड के टाइम में इनका थाली चम्मच बजाने का ज्ञान होता है? कोविड तो गया नहीं था, क्या होता है? तो वो साधु संत थोड़ी कहा था, वो तो मोदी जी ने कहा ना। अरे यार, तो साधु संत क्या कहते हैं मुझे बताओ ना? क्या लॉजिकल रीजनिंग देते हैं वहाँ पे? क्या धार्मिक बातें करते हैं ना। क्या धार्मिक बातें क्या होती हैं? धार्मिक बातें यह कि राम राम जपो तब सब कुछ हो जाएगा, राम राम जपो तो देश डेवलप हो जाएगा, राम राम जपो तो सबको एजुकेशन में मिल जाएगी, राम राम जपो तो आपकी नौकरी वाले बाबा से दिक्कत क्या है आपको? IT वाले बाबा से दिक्कत ये है, इंजीनियरिंग छोड़ के जो काम, देखो ये गलती उनकी नहीं है, उनका एडवांटेज है। जब उनको पता है कुंभ हाइप में चल रहा है, जब उनको पता है कि ये सारी चीजें होने वाली है और मैं पढ़ा लिखा हूँ, उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ तो लोग आएंगे, मैं फेमस होऊंगा। उसको फेमस होना, कल को जाके वो भी एक समारोह कर लेगा, वो भी जैसे अपने कथावाचक वो बन जाने वाला है। तो और हम ही लोग हैं जो बेवकूफ जैसे उनके पीछे चले जाएंगे ये बोलते बोलते कि पढ़े लिखे ज्ञानी आ गए। चलिए, मोनालिसा भी तो फेमस हुई ना। मोनालिसा फेमस कब हुई? जब आग की बात लपेटे में आई। अब आग की बात को दबाना है तो किसी ना किसी को कोई मुद्दा तो लगाना पड़ेगा ना। तो मोनालिसा को उस टाइम हाइप पे ला लिया। योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे ना कि आप 7 बजे के बाद लड़कियों को बाहर निकलना नहीं, सेफ्टी है। तो मैं एक बात बता दूं, 15,000 से ज़्यादा केस अभी है गर्ल्स, रेप अगेंस्ट गर्ल्स, वो बढ़ता जा रहा है डेली। कौन सा काम कर रहे हो आप अपना? अच्छा, और वो सब छोड़ के महाकुंभ में जा रहे हो, और उसके बाद में महाकुंभ में जब आग लग जाती है उसके ऊपर आपको कुछ करना नहीं है।